हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जनरल स्टडीज़ बाय आकाश है। तो यह हमारे एमपी ज्योग्राफी का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है वो हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। जैसे कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वनस्पतियों के साथ साथ जो फोकस है वो जानवरों पे दिया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्यजीवों पर अधिक फोकस किया जाता है। याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान में जो मानवीय क्रियाकलाप है वो प्रतिबंधित होता है। हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, हमें लगेगा कि मानव क्रियाकलाप प्रतिबंधित तो वन्यजीव अभ्यारण्य में होना चाहिए, बट याद रखना जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, जो प्रतिबंध होते हैं वो नेशनल पार्क में ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू द वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद जहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पर पशु चराई पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा। और ये रिजर्व जो फॉरेस्ट है उसके अंतर्गत आएंगे, आरक्षित वनों के अंतर्गत आएंगे। इसमें याद रखना, इसमें थोड़ी ढील दी रहती है नियम कानूनों में, जैसे मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है और पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं होता है। सामान्यतः संरक्षित वनों में पाए जाते हैं। ये चीज़ भी हमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ कहाँ पर है, तो कुछ हम ओवरव्यू कर लेते हैं यहाँ से। वैसे इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पालपुर कोनो अभ्यारण्य के बारे में। तो ये आपको उत्तरी क्षेत्र में मिलेगा। इसके साथ डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पश्चिमी भाग में मिलेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरी भाग में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद एक एक करके हम जितने भी नेशनल पार्क है उन सारे को पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, विथ ट्रिक, ठीक है। इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यही कि आपको हर एक चीज़ मैं सिंप्लीफाई वे में ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है और इन राष्ट्रीय उद्यानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखो, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या ऐसे नेशनल पार्क जहाँ पर टाइगर्स को रखा गया है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैसे कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डोबरी, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आपको मान लो कि 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा कि इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है, तो आप फंस जाएंगे। तो ये आपको लगेगा कि मतलब कुछ है कुछ नहीं है, बट हमें याद होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कौन से नेशनल पार्क है। तो ये ट्रिक है, ट्रिक से याद रख सकते हैं। पीपीएस कब से पढ़ूंगा? पीपीएस मतलब प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज जो है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि पीपीएस मैं पूछ रहा हूँ कि पीपीएस कब से पढ़ूंगा, खुद से पूछ रहा हूँ पीपीएस कब से पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पी से याद रखना पन्ना, और पी से याद रखना पेंच, एस से याद रखना सतपुड़ा, उसके बाद के से याद रखना कान्हा और बी से याद रखना बांधवगढ़, ठीक है। उसके बाद सी से याद रखना संजय डुबरी। समझ आ रहा है? तो यहाँ से आपके जितने भी मतलब प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल पार्क है वो याद हो जाएंगे। पीपीएस कब से पढ़ूंगा? पी फॉर पन्ना, पी फॉर पन्ना, पी फॉर पेंच, एस फॉर सतपुड़ा, के फॉर कान्हा किसली, बी फॉर बांधवगढ़ और सी से याद रखना है संजय डोगरी। उसके बाद जितने भी नेशनल पार्क आएंगे याद रखना किस में आएंगे? नान्य राष्ट्रीय उद्यान में। कितने टोटल? 11 है। तो कितने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? 1 2, एक पी फॉर पेज, पी फॉर पन्ना, एस फॉर सतपुड़ा, ये 3 हो गए। के फॉर हो गया कान्हा और बी फॉर हो गया बांधवगढ़ और सी फॉर हो गया संजय डुबरी। कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, 6 हैं और 5 नहीं है। 1 2 3 और 4 5, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, एक्चुअल में क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा एक्ट आया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर में तो सबको पता है, बच्चों को भी पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर्स को बचाना है, बट कब आया, किसने लाया, ठीक है, कौन सा एक्ट से आया, कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखना है। जैसे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, भारत सरकार ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत सरकार ने। और एमपी में कब इंप्लीमेंट किया गया? 1 साल बाद, 1974 में। कहाँ से इंप्लीमेंट किया गया? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। और कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो है मंडला और बालाघाट जिले में। मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से कुछ लाइनें हैं, मोटिवेट करेगी आपको कि हमें पसंद नहीं किसी का इंतज़ार करना, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं थोड़ी देर से आते हैं। जब आप बन जाएंगे डीएसपी बन जाएंगे,
ठीक है, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आप सुना सकते हैं कि यार हमें पसंद नहीं, वैसे तो समय में जाना चाहिए एक लोक प्रशासक को, बट क्या करें, तो हमें लोक सेवा को समय में जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें पसंद नहीं किसी का इंतज़ार करना, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं थोड़ी देर से आते हैं। तो बात करते हैं बाघ रिपोर्ट की 2018 के अनुसार कितने बाघ हैं। तो सबसे ज़्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में, याद रखना, फिर कर्नाटक में और फिर उत्तराखंड में, ठीक है। MQ मध्य प्रदेश कर्नाटक और उत्तराखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश कर्नाटक उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है, 526, फिर 524 और 442, 26 24 442, 26 24 442, ठीक है। फिर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 जिलों में है, ये चीज़ याद रखना है। यह मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और कितने नेशनल पार्क हैं, तो हमने से पहले पढ़े 11 नेशनल पार्क है। तो 11 नेशनल पार्क में जो सबसे पहला नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 940 स्क्वायर किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना। ऐसे एक एक करके यहाँ से हम लिखते हैं। पहली डेट याद रखना 1933, उसके बाद इसमें 33 आ रहा है, अब 55 आएगा, 1955 आ गया, उसके बाद 1974, ठीक है। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट, 1933 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, 1955 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया, ठीक है। और जब नेशनल पार्क घोषित किया गया 1955 में, तो याद रखना मध्य प्रदेश का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। और 1974 में क्या हुआ, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो यह टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर यहाँ पर बना, मतलब चालू किया गया, स्टार्ट किया गया। तो याद रखना 1933 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। सबसे पहले नेशनल पार्क नहीं बनाया, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, फिर नेशनल पार्क बनाया, और फिर क्या बना दिए, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिए। कौन सी नदी बहती है यहाँ से, तो याद रखना BHS नदी बहती है, ठीक है। BHS कर रही कान्हा से ही जाएगी, बहस कर रही, बहस, ठीक है। कौन सी नदी बहती है, बहस करने वाली जो नदी है वहाँ से जाती है कान्हा से। बस फॉर बंजर, हा फॉर हालो और एस फॉर सुपर्ण, ठीक है। बहस करने वाली नदियाँ कान्हा से जाती है, बंजर, हालो और सुपर्ण। इसके बाद याद रखना विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा गलियारे का निर्माण किया जाएगा। पार्क इंटरप्रिटेशन क्या होता है, पार्क इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है 2 नेशनल पार्क को जोड़ना है, जैसे पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा को जोड़ने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी उपलब्ध है, ठीक है। हवाई पट्टी है यहाँ पर, यहाँ से प्लेन भी आया जाया करते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी आए थे, ठीक है। कहाँ पर आए थे, कान्हा में। इसके बाद याद रखना बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो बेडरी प्रजाति है उसका बारहसिंगा जो है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये भी याद रखना है। भारत एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर 2017 में जारी किया। शुभंकर एक ऐसा टैग होता है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके माध्यम से वहाँ की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे जो कान्हा है, कान्हा का शुभंकर क्या, बुरसिंदा बारहसिंगा, और इसका डिज़ाइन किसने किया, रोहन चक्रवर्ती ने। बुरसिंदा बारहसिंगा का डिज़ाइन किया रोहन चक्रवर्ती ने। और उसके बाद याद रखना इस राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है, एक स्कूल बनने वाला है जिसका नाम है भूरसिंह प्ले। इसके बाद तेलंगाना की संस्था लेकॉनेस की 2019 के अनुसार कान्हा किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाए जाते हैं, जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। माना जाता है कि जो कान्हा किसली है उसके बाघ, वहाँ के बाघ बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में मेटाबोलाइट्स पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान से। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, शिवपुरी में, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है माधव, और माधव बहुत ज़्यादा क्या खाता है, या माधव जो है, याद रखना माधव एक भगवान है जो शिव से मिलने जाते हैं, ठीक है। माधव एक भगवान है जो शिव से मिलने जाते हैं। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मेरा एक दोस्त है माधव, वो पूरी बहुत खाता है। मेरा दोस्त माधव पूरी बहुत खाता है, मतलब शिवपुरी। इसके बाद याद रखना इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था, कब किया गया था, कान्हा के 3 साल बाद, ठीक है, 1958 में। उसको कब किया गया, 1955 में, इसे 1958 में। यहाँ से कौन सा नेशनल पार्क जाता है, तो 46 नेशनल पार्क यहाँ से जाता है। ये चीज़ भी हमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कौन सी झील है, तो यहाँ पर 3 झील है। कितनी झील है, 3 झील, याद रखना माधव सागर, ठीक है, जादव सागर और सांख्य सागर, ठीक है। तीनों सागर है, सांख्य सागर, जादव सागर, माधव, सांख्य
जादव माधव। इसके बाद यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है, जहाँ जॉर्ज कैसल का निर्माण, देखो यहाँ पर एक जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ की पहाड़ी की चोटी पर एक भवन है जिसका नाम है जॉर्ज कैसल भवन। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण क्यों किया गया था? जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किया गया था, जॉर्ज पंचम हमारे देश में आने वाले थे और मैरी, ठीक है, दोनों 1911 में आने वाले थे। इनके स्वागत के लिए यह भवन बनाया गया था। इन्हीं के स्वागत के लिए याद रखना, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है, वो किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। कब? 1911 में। और जॉर्ज कैसल भवन भी बनाया गया था, पर याद रखना वो मध्य प्रदेश में यहाँ पर आई नहीं। उसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहारी नदी बहती, एम फॉर माधव, एम फॉर मनिहारी नदी, ठीक है। और बहुत से याद रख लेना कान्हा में प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम। यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो कान्हा किशनरी राष्ट्रीय उद्यान में। और सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा उमरिया में। कैसे याद रखेंगे? जो बांध है, बांध कब बनाते हैं लोग? जब उम्र बीत जाती है, ठीक है। बांध कब बनाते हैं? जब उम्र बीत जाती है। तो याद रखना इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1968 में और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया? तो याद रखना 1993 में, 1993 में, ठीक है। 1993 मतलब 20 साल बाद। एक्ट कब आता है? 1973 में, 1973 में एक्ट आता है और 20 साल बाद इसे प्रोजेक्ट टाइगर में घोषित किया गया, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हो, ट्रिक से आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हो चीज़ों को। इसके बाद याद रखना इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित है। इसकी ऐतिहासिकता का वर्णन कहाँ पर है? शिव पुराण में है। उसके बाद यह जो बांधवगढ़ है, ठीक है, बांध दिए हैं इस गढ़ को कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से। और बघेल राजाओं की शिकार स्थली भी रहता है। बी फॉर बघेल राजवंश याद रखना और बी फॉर बांधवगढ़ याद रखना है। इसके बाद बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। यहाँ पर बाघ अधिक मात्रा में, अधिक घनत्व में, इसके कारण इसकी तुलना किससे की जाती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, ठीक है। कम क्षेत्र में अधिक बाघों की संख्या होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। कहाँ पर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखना यह है राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है। रण किसका होता है? राजाओं का। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी बहती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? चरणगंगा, ठीक है। तो जहाँ पर बांध बनेगा वहाँ से वहाँ के चरण से क्या बहेगी? गंगा, ठीक है। जहाँ पर बांध बनेगा वहाँ से चरण से क्या बहेगी? गंगा। ऐसे याद रख सकते हैं। यह जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख है, ठीक है। बांधवगढ़ है भाई, बघेलों की मतलब पहले राजधानी भी रह चुकी है, सॉरी, बघेलों की शिकारी स्थली भी रह चुकी है। तो यहाँ पर कौन से अभिलेख मिलेंगे? संस्कृत में, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। बी फॉर बांधवगढ़ और बी फॉर बांस, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर याद रखना पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको मिलेगा 3 जिलों में, सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर। सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर, मतलब मध्य प्रदेश में आपको सिवनी, छिंदवाड़ा में, और महाराष्ट्र में नागपुर में आपको ये दिखाई देगा। याद रखना है। इसे 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, मतलब एक्ट आने के 2 साल बाद, और सॉरी 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और एक्ट आने के लगभग 19 साल बाद, ठीक है, 1993, और होना चाहिए था 1973 में एक्ट आया, 1993 होना चाहिए था, बट 1992, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में उसे शामिल किया गया। ये चीज़ भी याद रखना है। इसका अन्य नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी, और इसे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, याद रखना। पेंच फंस गया, देखो पेंच फंस गया कहाँ पर? सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर में। पेंच कहाँ फंस गया? सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर में। इसका अन्य नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है। इस आपने एक सीरियल देखा होगा जंगल बुक, ठीक है। जंगल बुक में एक मोगली कैरेक्टर है, तो जो ये बुक लिखा है ना जंगल बुक, वो किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग। बहुत रूड था, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग, और इसने मोगली के बारे में लिखा है। और कहा जाता है कि ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, यही मोगली लैंड हुआ करता था, मतलब यहीं पे मोगली रहता था। याद रखना इसके बीचों बीच पेंच व हिर्री नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी बहती है? पेंच और हिर्री। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच नदी और हिर्री नदी, याद रखना। इसका वर्णन अकबरनामा में किया गया है। इसके बाद बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा भोपाल में। इसको बनाया गया था 1979 में, ठीक है, 79 में बनाया गया था। 79 में किसको बनाया गया था? उन वनों को बनाया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को 79 में बनाया गया था, याद रखना। नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगी वन विहार, विहार कहाँ पर है? तो नगर के बीच में। विहार कहाँ पर है? नगर के बीच में। इसके बाद प्रथम सर्प उद्यान यहीं पर स्थित है, ठीक है। विहार होगा तो सर्प भी घूमेगा ही वहाँ पर। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहते हैं। इसके बाद याद रखना ISO 9001 2008
अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ है। ठीक है, कौन सा पार्क है यहाँ पर? इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह 2 जिलों में, पन्ना और छतरपुर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पन्ना जिले में और छतरपुर में। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। कब किया गया? 1994। कितने साल बाद घोषित किया गया? लगभग 13 साल बाद घोषित किया गया। मैं बता रहा हूँ, MPPSC की अगर एग्जाम निकालने, प्री निकालने, तो परीक्षा दाम का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट। ठीक है, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए किसी को कोई पता नहीं होता। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, 1981 में 11 नेशनल पार्क है। आप कॉलम बना लीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए कि कौन सा नेशनल पार्क है, इस साइड में लिख लीजिए कब वहाँ पर उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया उसे, और साथ में लिख लीजिए कि कब उसे नेशनल पार्क बनाया गया। तो ये चीज़ें तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और लिखना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए और एक क्वेश्चन के लिए आपका कट ऑफ से दूर हो जाए तो कोई दिक्कत होगी क्या? बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत ना हो तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करना है। फिर बात करते हैं चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। चिंकारा कहाँ पर है? पन्ना में। तो चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी दिया है। यहाँ पर याद रखना, पांडव जलप्रपात स्थित है और इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो केन नदी बहती है। केन नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? पन्ना से। ठीक है, तो केन, पन्ना। ठीक है, केन को कैसे ढकते हैं? पन्ने से। केन को कैसे ढकते हैं? पन्ने से। पन्ने से किसको ढकते हैं? केन को, याद रखना। इसके बाद रेप्टाइल पार्क यहीं पे स्थित है। रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। और जंगली भैंस सर्वाधिक यहीं पे पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिद्ध कहाँ पर मिलेंगे आपको? पन्ना में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे 11 की 11 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया था? 1999 में। इसके बीचों बीच से देनवा नदी बहती है। जिनमें सत होगा वो दान करेंगे, देनवा नदी। सर्वाधिक कृष्ण मृग और पशु यहीं पे पाए जाते हैं। यह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। हाल ही में महुआ का वृक्ष चर्चा में रहा, जो इसे राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। महुआ का जो वृक्ष है वो चर्चा में रहता है। ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। एस फॉर संजय डोगरी और एस फॉर याद रखना सीधी। तो संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान से घोषित किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? 2008 में। छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या है? संजय डोगरी जो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसी का कुछ पार्ट कहाँ पर चला गया? छत्तीसगढ़ में। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ वाला जो इसका हिस्सा है वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। प्रमुख पर्यटक स्थल क्या है इसमें? तो कन्हैया दहा जलप्रपात और रामादहा कुंड। ठीक है, जहाँ भी दहा आ गया तो समझ लेना कि संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान के जलप्रपात के पर्यटन स्थल के बारे में बात हो रही है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रभावित होती है। कौन सी नदी बहती है? बनास नदी। ठीक है, इसके बाद बात करें जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म, अगर जीवाश्म मिलेंगे तो हम डंडा लेके जाएंगे, क्योंकि डर लगेगा ना, किसी भी चीज़ के जीवाश्म मिलेंगे तो डंडा लेके जाएंगे। तो याद रखना, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में। 1983 में डिंडोरी के घुघरा नामक गाँव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? बहुत छोटा है, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है। ठीक है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, याद रखना। और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक। ठीक है, जब वो जीवों को देखते तो शोक नहीं करते थे, मतलब अशोक साहनी, याद रखना। इसके बाद डायनासोर के जुबान में क्या थी? बहुत ज़्यादा धार थी। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में, इसे 2010 में बनाया गया था। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे जाते हैं। यहाँ पर जोबट नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? जोबट नदी। डायनासोर क्या करते थे? जोबट। ठीक है, जो बट कहने भी नहीं देते थे। ठीक है, तो जो बट भी नहीं कहने देते थे, याद रखना। या फिर याद रखना, ऐसे भी याद रख सकते हो, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जब बना है तो बहुत सारे लोगों को जॉब लग गई। क्या लग गई? जॉब लग गई, मतलब जोबट नदी। फिर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्योपुर में। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में। और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर चीते लाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भारत के अभ्यारण्य ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी जीवों को संरक्षित रखा जाता है। तो आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, जैसे फैन जो है वो है मंडला में। ठीक है, वह फ़ैन हो गया, किसका फ़ैन हो गया? मंडली का फ़ैन हो गया। ठीक है, सोना घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान सीधी में। बगदर्रा अगर जाना है तो सीधा जाना पड़ेगा। पन्ना, गंगेय। ठीक है,
गंगेय कहाँ पर है? पन्ना में। तो गंगेय गंगेय को कैसे रखते हैं? गंगा को कैसे रखते हैं? पन्ने में रखते हैं, याद रखना। केन घड़ियाल छतरपुर, अगर केन केन अगर ला रहे हो पानी भरी तो छत्ता भी रखना पड़ेगा साथ में। घाटी गाँव, घाटी में ग्वाले लोग गाय चराते हैं, ये ऐसे याद रखना। कामधेनु, कामधेनु के पास आग जलाते हैं। क्यों जलाते हैं आग उनके पास कामधेनु के पास? ताकि उसको गर्मी प्राप्त होती रहे। उसके बाद नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ राजगढ़ इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। कट्ठी, कट्ठी लेके कौन चलता है? अली चलता है, ठीक है। कट्ठी लेके अली चलता है, याद रखना। उसके बाद धार, मयूर, ठीक है। मयूर, मयूर में भी धार होती है, ठीक है। रतलाम, रतलाम, रतलाम अगर जाना है कौन जाएगा? सैलानी लोग। मंडई, मंडई में जब हम जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई होश नहीं रहता। सुरमानिया, शर्मा आ गया, क्यों? खंड खंड, शर्मा करके खंड खंड हो गया, शर्मा गया, शर्मा के खंड खंड हो गया। काली भीत, काली भीत, जो काली भीत होती है उसको कोई तुल नहीं देता, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद विशेष जंतु के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य। खरमोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? खरमोर जो पक्षी है उसके लिए है 2 अभ्यारण्य, सैलाना और सरदारपुर। कैसे याद रखेंगे? खरमारसर, 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 ठीक है। खरमारसर, खरमौर पक्षी, और सर से याद रखना सैलाना, और र से याद रखना सरदार। सर से स से याद रखना सैलाना, और स से याद रखना सरदारपुर। तो खरमोर, खरमार सर, खरमार सर, स से सैलाना और स से सरदारपुर। सोनचिड़ैया, घाटी गाँव और करेरा। सोनचिड़ैया जो है, सोनचिड़ैया करेरा घाटी में रहती है। कहाँ रहती है? करेरा घाटी में रहती है। तो घाटी गाँव और करेरा। घड़ियाल के लिए चंबल, केन और सोन, चंबल, केन और सोन, ये याद ही रहेगा। फिर से बात करते हैं चिंटू चीता के बारे में। तो जो चिंटू चीता है, ठीक है, चिंटू चीता अफ्रीकन चीतों के लिए शिवपुर जिले में स्थित कुनू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चिंटू चीता नामक सुमंकर जारी किए हैं, ठीक है। मुगली उत्सव, स्थानीय लोगों के अनुसार मुगली सिवनी जिले के आमोदागढ़, ठीक है, आमोदागढ़ में रहता था। तो मोगली भी एक तरीके का क्या था? आमोद, ठीक है, याद रखना। आदम था, ठीक है, एक तरीके का आदम पुराना आदमी था। तो आमोदागढ़ में पाया गया था, इसलिए मुगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। मुकुटपुर वाइट टाइगर सफारी, मध्य प्रदेश में सतना जिले के मुकुटपुर में भारत की प्रथम वाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 में की गई। इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह वाइट टाइगर सफारी रखा गया। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी में। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी में। कैसे याद रखेंगे इसको? एक ट्रिक से याद रखते हैं, याद रखना। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, बायो पढ़ने पंचमढ़ी जाना पड़ेगा। बायो पढ़ने कहाँ जाना पड़ेगा? पंचमढ़ी जाना पड़ेगा। तो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी में। इसके बाद प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, ठीक है। तो याद रखना, जो भी जीव होंगे, जीवों को डंक नहीं देना है, डंक नहीं मारना है, ठीक है, या दंड नहीं देना है, जीवों को दंड नहीं देना है। तो प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट, अगर टाइगर के बारे में बात करें तो टाइगर का प्राउड अलग ही होता है, ठीक है, या आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जो टाइगर है, टाइगर का मूड अलग ही होता है। तो प्रथम टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा मंडला में, ठीक है, मंडला में मिलेगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात करें प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली, तो याद रखिएगा प्रथम आर्द्रभूमि, ठीक है। तो आर्द्रभूमि में खाना किसको खिलाना है? भोज को, ठीक है, भोजताल, याद रहेगा। इसके बाद बात करें रोहन चक्रवर्ती कौन है? तो रोहन चक्रवर्ती वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भूरसिंह द बारहसिंगा, ये दिख रहा है आपको, भूरसिंह द बारहसिंगा, ये शुभंकर दिया है, मतलब इसका डिज़ाइन किया है, और इनके बहुत सारे कीर्तिमान भी इन्होंने दर्ज किए हैं। जैसे इन्हें WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2017 में प्राप्त हुआ है। उसके बाद रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में, कौन सा ह्यूमर? ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में भी कार्यरत है। इसके बाद बात करें दिउरी को घड़ियाल केंद्र की, तो ये है मुरैना में, और मुरैना जिले में चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुओं का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जाता है। कैसे याद रखेंगे? दिउरी में मुर्रा मिलता है, दिउरी में क्या मिलता है? मुर्रा मिलता है। तो दिउरी इको घड़ियाल केंद्र मुरैना जिले में चंबल नदी में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं इंदौर रीजनल पार्क। इंदौर में वाजपेयी रहते हैं, इंदौर, ठीक है। दरवाजे के अंदर कौन रहते हैं? वाजपेयी जी रहते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है। तो इंदौर रीजनल पार्क या अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है। यह अटल बिहारी जी का नाम आता है तो हमें ऐसे फील होता है ग्वालियर वाला क्षेत्र, बट याद रखना यहाँ पर इंदौर के बारे में बात की गई है। यह इंदौर रीजनल पार्क और पिपलियापला पार्क के नाम से अधिक जाना जाता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। कब की गई थी? 2003 में। चौसिंगा के बारे में बात करें, चौसिंगा
फोर हॉर्न्ड एंटीलूप होता है। मध्य प्रदेश में चौसिंगा, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। यमरगों की टट्रासरस दुर्लभ प्रजाति है और भारत में अब भारत नेपाल सीमा में देखने मिलती है। तो यहाँ से हमारा जो 15th यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई। अब 16th यूनिट जो है वो अब पढ़ेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो जलवायु मतलब कई वर्षों तक अगर सेम मौसम बना रहता है, सेम अगर वायुमंडलीय दशाएं बनी रहती है तो उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु जो है यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ें समझते हैं। जैसे ये जो क्षेत्र है ये सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है। जब ऊपर वाला क्षेत्र है तो याद रखना यहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो ठंड है वो अधिक ठंड होगी। और याद रखना यहाँ पर गर्मी भी अधिक होगी। जहाँ पर ठंडी अधिक है वहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है। ये चीज़ भी याद रखना। जहाँ साधारण गर्मी होती है वहाँ साधारण ठंडी होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो मालवा का पठार बहुत अच्छा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साधारण गर्मी है और साधारण ठंडी है। MPPSC में एक बार यह क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक तापांतर कहाँ पर होता है, तो वो होता है उत्तर भारत के मैदान में। क्यों अधिक तापांतर होता है? क्योंकि स्थलीय भाग है। ठीक है, और याद रखना जो उत्तर भारत का उत्तर का मैदान है ये स्थलीय भाग है। तो स्थलीय भाग की खासियत क्या होती है? ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। तो याद रखना इनका तापांतर सर्वाधिक होता है, अधिक गर्म और अधिक ठंडे। इसके बाद ये जो निचला क्षेत्र दिख रहा है, निचला क्षेत्र है मतलब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अच्छा खासा पड़ेगा तो यहाँ पर अधिक गर्मी और साधारण ठंड। ये चीज़ भी याद हो गई। इसके बाद ये ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग है तो इसमें क्या होगा? ठंड अधिक होगी और साधारण गर्म होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साधारण गर्मी, साधारण ठंडी, अधिक गर्मी, अधिक ठंडी। उसके बाद ये ऊपरी भाग है और ये निचला भाग है। तो याद रखना ऊपरी भाग है तो यहाँ पर साधारण गर्मी और अधिक अधिक ठंड होगी। और याद रखें यहाँ पर निचला भाग है तो गर्मी अधिक होगी और ठंड होगी साधारण। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें तो मौसम जैसे गाना था ना कि मौसम की तरह तुम तो बदल तो नहीं जाओगी, मतलब जो मौसम होते हैं वो बदलते रहता है। ठीक है, जलवायु कई सालों तक सेम बनी रहती है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसून है जो मानसून से प्रभावित होती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा के गुजरने के कारण ये जलवायु क्यों है हमारे पास उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु? क्योंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं करें महाद्वीपीय जलवायु की। तो महाद्वीपीय जलवायु क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश भू आविष्टित राज्य। भू आविष्टित राज्य मतलब भू आविष्टित राज्य का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, उसे भू आविष्टित क्षेत्र कहते हैं। तो मध्य प्रदेश कैसा क्षेत्र है? भू आविष्टित क्षेत्र है जिसके आसपास 5 राज्य स्थित हैं। 5 राज्य स्थित है। इसके बाद यही है जो हमने भी पढ़ा उत्तर भारत के मैदान के बारे में। ठीक है, तो अधिक गर्मी, अधिक ठंडी। उसके बाद मालवा का पठार बहुत अच्छा है। यहाँ की जलवायु जैसे फायान आया था। ठीक है, फायान जब आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के शासनकाल में जब वो आया तो उसने बेस्ट जलवायु का है। ठीक है, बेस्ट जलवायु किसको का है? मालवा के पठार को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी, सामान्य गर्म और सामान्य ठंडी। विंध्य सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र के बारे में बात करें, यहाँ सामान्य गर्म होती है, मतलब नीचे वाला भाग है तो सामान्य गर्म और अधिक ठंडा। और नर्मदा घाटी से थोड़ा ऊपर है तो याद रखना, विंध्य सतपुड़ा जो पर्वतीय क्षेत्र है वो सामान्य गर्म होता है और अधिक ठंडा होता है। सामान्य गर्म क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो सामान्य गर्म और अधिक ठंडा। नर्मदा घाटी क्षेत्र वैसे नीचे है इसलिए अधिक गर्म और सामान्य ठंडा होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही उत्तर का मैदानी क्षेत्र समुद्र से दूर स्थित होने के कारण उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु महाद्वीप प्रकार की मतलब बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। ठीक है, इसमें जो औसत तापमान हो जाता है गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 15 से 18। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना अधिक तापांतर है। इसमें कौन से क्षेत्र आएंगे? शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना। इसके बाद बात करते हैं मालवा के पठार की। तो यहाँ पर सम जलवायु होने के कारण मालवा क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तो अधिक गर्मी होती है और नई शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। चीनी आदि फायान या मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे बेस्ट जलवायु का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये याद रख लेना यहाँ के जिले के नाम इंदौर, देवास, उज्जैन। अगर आप मैप बनाएंगे तो आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आदर्श जलवायु के कारण मालवा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। सर्वाधिक विकसित क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अच्छी जलवायु पाई जाती है। फिर बात करते हैं विंध्य सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र की ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म और शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक इसी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करें नर्मदा घाटी क्षेत्र की।
तो यह कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है। देखो मैंने बताया निचला वाला भाग है मतलब, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होगी, किंतु शीत ऋतु सामान्य ठंड होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो वर्षा याद रखना, मध्य प्रदेश में वर्षा दोनों क्षेत्र से प्राप्त होती है। यहाँ से भी अरब सागर से, ये अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी, दोनों क्षेत्र से जो है मध्य प्रदेश में वर्षा प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। कौन से भाग में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम मतलब ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, राजस्थान के आसपास वाला एरिया याद रख लेना। राजस्थान में भी कम बारिश हो रही है, राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में भी कम बारिश हो रही है। फिर मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर अधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में। ठीक है, पूर्वी भाग में, क्योंकि दोनों जो मानसून है वो प्राप्त हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, आप फंस सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से, ठीक है, एक बार डायरेक्शन बना लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो वर्षा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती है। इधर जाएंगे तो कम होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कम ही होगी। हमने पढ़ा राजस्थान वाला एरिया इधर आ जाता है तो कम ही होगी। ठीक है, इसके बाद कितनी बारिश प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान है वो है गोहद। गोहद कहाँ पर है? भिंड जिले में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। भिंड जिले का जो क्षेत्र है उसका नाम है गोहद, जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछा जाए तो पंचमढ़ी, और जिला पूछा जाए तो बालाघाट। ठीक है, पूरे अगर जिले के बारे में बोले तो बालाघाट, और अगर क्षेत्र बोले तो सिर्फ पंचमढ़ी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद आइसोथर्मल लाइन, ऐसी लाइन जो समान तापमान वाले भाग को या समान तापमान वाले क्षेत्र को जोड़ देती है, उसे आइसोथर्मल लाइन कहते हैं। और आइसोथर्मल लाइन कितनी है हमारे यहाँ पर? 21 डिग्री जो सेल्सियस है वो आइसोथर्मल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर समान तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस में। समताप रेखा राज्य को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, दो उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित कर देती है। ये उत्तरी भाग हो जाएगा और ये दक्षिणी भाग। कितनी डिग्री सेल्सियस की रेखा? 21 डिग्री सेल्सियस की। फिर उसके बाद बात करते हैं आइसोहाइट लाइन। आइसोहाइट लाइन का मतलब क्या होता है? देखो हमने पहले पढ़ा, समान ताप को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल लाइन कहते हैं। और समान वर्षा वाले भाग को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? आइसोहाइट लाइन कहलाती है। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर की जो लाइन है वो है, याद रखना, 75 सेंटीमीटर की आइसोहाइट रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और दक्षिणी भागों में बांटती है। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भाग में डिवाइड करती है। वर्षा की परिवर्तनीयता के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है वर्षा की परिवर्तनीयता? जब जो वर्षा होती है उसमें जब परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, या तो बारिश कम हो रही है या तो ज़्यादा हो रही है, इसमें परिवर्तन हो जाता है ना बारिश में, इसको प्रतिशत में मापा जाता है, याद रखना। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर एवं पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की परिवर्तन बढ़ती है। फिर वही मैप बनाते हैं, दक्षिण से उत्तर, ठीक है, एवं पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व में ज़्यादा बारिश हो रही है, इधर ज़्यादा बारिश हो रही है, इधर कम बारिश हो रही है। ठीक है, मतलब परिवर्तन हो रहे हैं ना एक तरीके से। हमको परिवर्तन वाला जो चीज़ें हैं वो मैटर करती है, वो चीज़ें समझना है। कट्ठीवाड़ा, पंचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में वर्षा, अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है। ठीक है, दक्षिण में अधिक वर्षा होती है और उत्तर की ओर घटती चली जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत की चोटियाँ अधिक ऊँची है, अतः पश्चिम घाट के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो क्या करती है ना, जो बारिश के जो बादल होते हैं, बादलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और रुक जाते हैं वहाँ बादल, और ज़्यादा बारिश होती है, याद रखना। इसके बाद कुछ हवाएं ताप्ती नर्मदा घाटी से आकर कट्ठीवाड़ा, पंचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र में से वर्षा कराती है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में मौसम कैलेंडर। तो जनवरी में क्या होता है? न्यूनतम तापमान। फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ठीक है, मार्च में सर्वाधिक तापांतर मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होने लगती है। ठीक है, लू अप्रैल में चलती है लू, ठीक है, और मई में भी चलती है। जून में ग्रीष्मकालीन मानसून आ जाता है, जुलाई में भी बारिश होती है, अगस्त में भी बारिश होती है, सितंबर में नॉर्मल बारिश और द्वितीय गर्मी। ठीक है, और अक्टूबर में द्वितीय गर्मी, मेनली द्वितीय गर्मी कब? अक्टूबर में। नवंबर में हल्की वर्षा होती है जिसे मावठ कहते हैं। दिसंबर में भी हल्की वर्षा होती है जिसे मावठ कहते हैं। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश में अगर तापमान के बारे में बात की जाए तो औसत वार्षिक तापमान कितने?
33 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद गर्मियों में औसत तापमान 42, ठीक है। गर्मियों में कितना हो जाता है, 42 हो जाता है, और एवरेज कितना है, 33, ठीक है। उसके बाद याद रखना 18 डिग्री सेल्सियस ठंडी में। सर्वाधिक तापमान कब होता है, मई में। सर्वाधिक तापमान मई में होता है, सर्वाधिक तापांतर मार्च में होता है, और न्यूनतम तापमान जनवरी में। तापांतर का मतलब ताप में अंतर, याद रखना। सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान गंजबा सौदा है, और उसके बाद अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, गंजबा सौदा पुराने टाइम में था, अभी क्या हो गया, खजुराहो। न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान याद रखना, शिवपुरी। और मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला इंदौर में है, ठीक है। ऋतु के बारे में देखना है तो डोर से देखेंगे, इंदौर। सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहते हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। तापमान कैसे बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है, गर्मी में तापमान कैसे बढ़ता है, पहले दक्षिण से में बढ़ेगा, फिर दक्षिण से होते हुए उत्तर में जाएगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से ऐसे बढ़ता है, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश की ऋतुएं, 3 प्रकार की ऋतुएं याद रखना, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शीतकालीन। क्या क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गर्मी में याद रखना, मैं नाले में नहाने जाता हूँ तो यू नाला। वर्षाकालीन, वर्षा जो है वो चारों ओर होती है, चौमासा। शीतकालीन सियाला, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखा से वर्षा होती है, ठीक। कहाँ पर, वर्षा काल में। और शीतकाल में जो बारिश होती है उसे मावट कहते हैं। लू जो है वो मई माह में चलने वाली हवा को कहा जाता है। फिर बात करते हैं भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में 6 ऋतुएं होती है। कौन सी ऋतु होती है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये जो वर्षा है वो गेहूँ, सरसों, चने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। मध्य प्रदेश में मानसून, मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश का होना शीतकालीन मानसून कहलाता है। और याद रखना, इससे फ़ायदा किस को होता है, गेहूँ, चना, सरसों और मटर को। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून, गर्मी में जो बारिश होती है उसे चावल, सोयाबीन, मक्के को फायदा होता है। बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र है। क्यों सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा की पवनें जब कोलकाता से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है, जब कोलकाता से उत्तर भारत के मैदान की ओर प्रवेश करती है, तब फेरल के नियम के अनुसार कोरिलेस बल के कारण ये पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ठीक है। यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों की ओर मुड़ जाती है, और वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश हो ही नहीं पाती है। इस कारण से प्रायद्वीप भारत के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा रह जाता है, ठीक है। वर्षा का वितरण देख लिया हमने, इसके बारे में बात कर चुके हैं। जंतर मंतर वेधशाला क्या है, तो जो सवाई जैसी कहाँ के राजा, जयपुर के राजा, राजस्थान के राजा, उन्होंने 1719 में उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किया। वैसे उन्होंने 5 वेधशाला बनाई। क्या काम था इसका, खगोलीय घटनाओं की जानकारी एकत्रित करना। तो इन्होंने कहाँ कहाँ बनाया, जयपुर में, साथ ही साथ दिल्ली में, उसके बाद मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, ऐसे 5 जगह में इन्होंने वेधशाला का निर्माण कराया। मावट क्या होती है, जो शीत ऋतु में हल्की वर्षा होती है, इसे मावट कहते हैं। 21 जून को क्या है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधा चमकने से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य की किरणें प्राप्त होती है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। जैसे एक मैप से मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ये पृथ्वी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर आप मार्च लिख दीजिए। फिर 3 महीना, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पर जून लिख दीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पर सितंबर लिख दीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर दिसंबर लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ लिखना है डेट 21, ठीक है, 23, 22, 21, 23, 22। तो याद रखना 21 मार्च और 30 सितंबर को जो दिन होता है समान होता है, दिन और रात समान होती है। कब कब, 21 मार्च और 30 सितंबर को। 21 मार्च और 30 सितंबर को इसे विषुव की स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव, ठीक है। इसे बसंत विषुव कहते हैं, और इसे शरद विषुव कहते हैं। विषुव मतलब जब दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्यताप बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, मतलब सर्वाधिक प्राप्त होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यताप सर्वाधिक प्राप्त होता है। चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर मिलेगी, इंदौर में,
राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के समावेश स्थापित की गई। द्वितीय गर्मी सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा जो मतलब एमपी ज्योग्राफी वो खत्म हो जाती है। इसके बाद है मध्य प्रदेश की जनजाति और व्यक्तित्व, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी आपको पता होगा एमपीपीएससी का 2024 का जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग जो है 10वीं यूनिट को चेंज कर दिया गया। पहले इसमें कमीशन हुआ करता था, अब इसमें ट्राइबल्स ऐड कर दिया गया। तो मैं ट्राइबल्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश का भूगोल इसमें ये वीडियो बना दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के भूगोल पार्ट 2 पार्ट 3 ये सब बना दिया मैंने इसमें वीडियो। इसके बाद साथ ही साथ अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी में भी मेरा जो चैनल है वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी बनाया है। अर्जुन अवार्ड के बारे में मैंने कुछ बताया इसमें, ये चीज़ भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद नाटो क्या होता है, साथ ही साथ ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करना है, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न देशों की संसद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ से चीज़ों को याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। मैंने ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी 30 संसद के नाम याद करा दिए। इसके बाद आप यहाँ से जैन धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फोक डांस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कोई चीज़ें आपको डाउट होती तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से वेदों के बारे में समझ सकते हैं। तो गाइज आप इसी तरीके से अपना प्यार को बना के रखिए इस चैनल के साथ, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस